पलक शर्मा। वक्त हो गया है बिहार राजस्थान की खबरों का, तो आइए रुख करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर भागलपुर से है। भागलपुर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र में रविवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकल्प के रूप में प्रस्तावित जनशक्ति नीति 2026 को लेकर एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा के वर्तमान परिदृश्य NEP 2020 और जन शिक्षा नीति 2026 के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी यानी AISEC के जिला संयोजक रवि कुमार सिंह ने कहा कि संगठन शुरू होते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विरोध करता रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह नीति जन विरोधी और शिक्षा विरोधी है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही। उन्होंने बताया है कि NEP 2020 के खिलाफ देश भर में विचार गोष्ठियां, सेमिनार, हस्ताक्षर अभियान और संसद मार्च जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही जनशक्ति नीति 2026 को देश के छात्रों और साथ ही शिक्षा व्यवस्था के हित के लिए बेहतर विकल्प बताया गया। कन्वेंशन में मौजूद वक्ताओं ने शिक्षा को निजीकरण से बचाने और सभी वर्गों के लिए समान एवं सुलभ शिक्षा व्यवस्था लागू करने की मांग की है। आज ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी भागलपुर चैप्टर के द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विकल्प के तौर पे जन शिक्षा नीति 2026 को लाने के लिए एक कन्वेंशन का आयोजन किया गया है। आज कन्वेंशन में हमारे ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी के महासचिव डॉक्टर प्रोफेसर तरुण लश्कर जी और भागलपुर बिहार यहाँ के ऑफिसर, शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमी, छात्र अभिभावक सभी लोग इस कन्वेंशन में उपस्थित है। उद्देश्य गवर्नमेंट जो पॉलिसी लाई थी 2020 कोविड के समय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के और उसी के विकल्प के तौर पर लगातार 5 साल पर इस पर काम किया गया। पूरे देश भर से शिक्षाविद, शिक्षा प्रेमियों द्वारा एक ड्राफ्ट पॉलिसी आया जन शिक्षा नीति। उस ड्राफ्ट पॉलिसी को आगामी 24 जनवरी 2026 बेंगलोर में एक पब्लिक पार्लियामेंट बना करके, जहाँ पे 1,500 से अधिक जनप्रतिनिधि वहां पे थे, वहां पे इस पर डिस्कशन बहस हो करके उन पॉलिसी को हम लोग लाए। गवर्नमेंट जो NEP लाई है हम उसका विरोध ही नहीं कर रहे हैं। ये जन विकल्प के रूप में उन्हें एक पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी हम लोग दे रहे हैं और इसको लागू करने के लिए पूरे देश भर में एक आंदोलन को हम लोग संगठित किया जा रहा है। मैं रवि कुमार सिंह, ऑल इंडिया सेफ एजुकेशन कमेटी भागलपुर चैप्टर के संयोजक। भागलपुर पटना में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं और साथ ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज उन पर किया गया और उनके खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का भागलपुर में SSI के छात्र संगठनों ने पुतला दहन किया। पटना की सड़कों पर TRI 4 के विज्ञापन की मांग को लेकर बेरोजगार युवा प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं प्रदर्शनकारियों पर पटना की पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई कर अत्याचार करने जैसे गंभीर आरोप अभ्यर्थी ने सरकार पर लगाए हैं। वहीं पटना में किए गए अभ्यर्थियों की पिटाई एवं अत्याचार को लेकर भागलपुर में छात्र आक्रोशित हैं, जहां तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान SSAI के विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव ने कहा है कि बिहार में सरकार निरंकुश हो गई है और साथ ही अब बेरोजगार छात्र रोजगार की मांग को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़क पर उतरते हैं, तो उसके बजाय उसके जवाब में सरकार रोजगार की जगह लाठियां बरसाती है। आप बताइए क्या कुछ हुआ था? पटना में गए थे आप? हम लोग शांतिपूर्वक गए थे TRI 4 का मांग के लिए। तो वहाँ जो है पुलिस प्रशासन हम लोग के बात को सुनते हुए नहीं सुनते हैं। उनके बाद वो सम्राट चौधरी का प्रशासन जो है हम लोग के ऊपर अत्याचार किए, मारपीट किए, लाठीचार्ज किए, सभी के साथ हाथ तोड़ दिए। अब दाहिना हाथ तोड़ दिए हैं, तो अब हम लोग फिर कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? अब इस तरह का हम लोग तो कुछ अपना मांग के लिए ही गए थे ना, तो इस तरह का कार्य करते हैं वो लोग। मेरा भी दायां हाथ टूट गया है, अब 1 महीना के लिए रेस्ट कर दिया है, तो अब पढ़ाई कैसे करेंगे?
दायां हाथ ही है, कुछ करने में नहीं बनता है। कितने छात्रों पर लाठी चली है? लमसम में हजारों के संख्या में, बहुत का जो है सर फट गया है, किसी का हाथ टूट गया है, किसी का पैर टूट गया है, वो बेरहमी से मारपीट किया है, कितने को तो उठा करके थाना लेके चल गया है, महिला को भी कपाड़ों पर फोड़ दिया है। महिला को भी नहीं बख्शा गया? नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है, सभी को पुलिस जो है ना प्रशासन मारे हैं, महिला पुलिस नहीं मारी है, पुलिस ज्यादातर मारे हैं। उग्र प्रदर्शन चल रहा था या शांतिपूर्ण चल रहा था? शांतिपूर्वक था। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मिथुन कुमार। जो हम लोग का कार्यक्रम था, जिस तरह की पटना में आप देखे हुए छात्र यूनियन का जो भी लीडर थे, TRE 4 के विज्ञापन के लेके जो लोकतांत्रिक ढंग से वो अपना रोड प्रदर्शन कर रहे थे, सम्राट चौधरी का जो प्रशासन लोग थे बेरहमी से पीटा गया। इस पर्पज से आज हम लोग पुतला दहन किए हैं मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री से मांग है कि हम लोग का TRE 4 का विज्ञापन जो है दिया जाए, और छात्र पर जिस तरह से लाठी चलाया जा रहा है, इस तरह से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। पूरे बिहार में आंदोलन किया जाएगा। विश्वविद्यालय अध्यक्ष लालू यादव, SSAI। खबर भागलपुर से है, जहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने तीखी प्रतिक्रिया दी। भागलपुर पहुंचे अश्विनी चौबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर कोई चोर होता है तो स्वाभाविक है कि वही सबसे ज्यादा शोर मचानेगा, और साथ ही जिसने सबसे ज्यादा चोरी की होगी वही सबसे ज्यादा चिल्लाएगा। अश्विनी चौबे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर कांग्रेस किसी को चोर कहती है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि आखिर वह केरल में कैसे जीत हासिल कर पाई है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर बंगाल में कोई चोर बन जाता है तो फिर केरल में कैसे बच गया। और उसके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। भाजपा नेता ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और साथ ही जनता को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश की जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास कर रहा है और विपक्ष मुद्दों पर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और दल से भी कोई मतलब नहीं है, दल नहीं, बस हमारे यहाँ हमने देश को पहले, राष्ट्र, इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं तो राष्ट्र के लिए समर्पित हूँ। भागलपुर बांका जिले के खेसर थाना क्षेत्र के धकुलड़िया गांव में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर शादी की खुशियां अचानक मातम में तब्दील हो गई। बताया जा रहा कि खजाना गांव के एक परिवार में 2 दिन पहले बहन की शादी हुई थी, जबकि अब घर में भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच परिवार के लोग दुल्हन के लिए शादी का जेवर खरीद कर लौट रहे थे और आरोप है कि धनकुड़िया गांव पहुंचते ही स्थानीय दबंगों ने एक ही साथ परिवार के 5 से 7 लोगों पर अचानक हमला कर दिया। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, जिसमें करीब 15 से 20 लोग घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए फुल्ली डूमर अस्पताल ले जाया गया, जहां से 3 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं परिवार का कहना है कि आरोपी पहले भी दबंगई करते हुए, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की है। घायलों में नितेश कुमार मंडल और साथ ही सुकान कुमार और सुभाष कुमार शामिल हैं। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि दबंग करीब 5 लाख रुपए शादी के जेवर भी लूटकर फरार हो गए। बहन का शादी था, बारात आ रही थी, इसी में वो लोग का पहले से मतलब डिस्टर्ब कर रहा था कि डीजे मतलब इस रोड के नहीं चला, रात्रि के नहीं जाने देंगे। उसके बाद हम लोग समझा के अपना चल के, फिर दूसरा दिन क्या हुआ, लड़की का जेवर जो है 5 लाख का जेवर था। मेरा भाई का भी शादी था, चचेरा भाई का। उस क्रम में वो खरीद के मार्केटिंग करके आ रहा था और बारात हम लोग को जाना था। उसमें क्या किया, वो लोग कह रहे टारगेट बना लिया था कि लोग ऐसा ये लोग जो है घटना क्या गाड़ी रोक दिया, क्या है ना, कैसे तुम क्यों जाते हो रास्ता से, क्यों जाते, बस हम लोग को साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। रास्ता से मतलब रास्ता उन लोगों का है? नहीं, रास्ता सरकारी रास्ता है, जो एक गांव से दूसरे गांव का जुड़ा हुआ है वो रास्ता है। इसी क्रम में उसी के घर पड़ता है, घर जो पड़ता है, इसी क्रम में वो हम लोग जा रहे थे रास्ता से। कौन सा गाँव? मेरा खजाना गांव है, जो मारपीट हुआ ये धनकुड़िया गांव है। हाँ, कौन सा थाना में पड़ता है? ये खेसर थाना में पड़ता है, जिला बांका है। हाँ, ब्लॉक फ्रीडम में पड़ता है। ये जो है घटना का कारण वो यही है कि मेरे रास्ते से पास से नहीं। हाँ, हम लोग समझा बुझाते थे। फिर भी जो दूसरा दिन क्या किया, हम लोग जब आ रहे थे तो मेरे बैग में ज्वेलरी था 5 लाख का। वो क्या किया, वो लोग जब मारपीट होने लगा, मारपीट अंधाधुन डंडा से मारने लगा, मेरा हाथ टूट गया और सबका इसका देखिए मतलब 15 लोग घायल हुए हैं। जो
जो सीरियस रूप से हैं हम लोग जो रेफर किया गया है, टोटल 4 हुए हैं रेफर में। घटना कब हुआ है? ये 5:30 बजे हुआ है। सामने जो हाँ, मेरा मोबाइल भी चुरा लिया, छीन लिया गया है, और मेरा जो ज्वेलरी था वो बैग भी वो लोग चुरा लिया है, ले लिया, छीन लिया है, जिससे कि आप लोग प्राथमिक इलाज के लिए पहले कहाँ गए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फ्रीडम है, वही बगल में है। वहाँ से हम लोग को रेफर में आए, हम लोग 3 लोग हैं अभी। 3 लोग का? हाँ। क्या नाम है उन लोगों का जो मारपीट किया? मदन, नीतीश, बहादुर, मेन गार्जियन का नाम बहादुर हुआ। तो एक ही परिवार के लोग? हाँ, एक ही परिवार के 6 लोग हैं। वो लोग डंडा निकाल के सीधा मारना लगा। हम लोग समझाने का बहुत प्रयास किए, ऐसा बात नहीं, हम लोग सारा फैमिली को समझाने का प्रयास किए। उन लोगों का कहना है कि इधर से कोई ना बाराती जाने देंगे। हाँ, बाराती नहीं जाने देंगे, इसलिए डिस्टर्ब करेंगे, गाय माल बांध देता है आगे। हम लोग बोलते हैं प्यार से हटा दो, ठोकर दे दिया है पूरा, नहीं जाने देंगे। मारपीट के बाद में पुलिस को जानकारी दी? हाँ, पुलिस को जानकारी, पुलिस क्या बोली, अपने स्तर से समझाया बुझाया दोनों अथी को। आवेदन दिए आप? हाँ, आवेदन दे चुके हैं। केस अभी नहीं हुआ? अभी केस हो गया है। हाँ। लेकिन अभी तक कोई मेरा नाम नीतीश कुमार मंडल हुआ। इनका नाम क्या है? सुभाष कुमार। सुभाष। हाँ, क्योंकि सुकांत कुमार हो। सबके आप लोग कौन है? ये सब चचेरे, हाँ, सब अपने अथी में है भाई। नाम तो एक बार से बताइए। खबर भागलपुर से है, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे ने इतिहास और साथ ही सांस्कृतिक विरासत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा है कि प्राचीन समय में अंग, बंग और कलिंग एक ही सांस्कृतिक क्षेत्र का हिस्सा थे और इन क्षेत्रों की पहचान आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि जनता के आशीर्वाद से उन्हें लगातार लोगों के बीच रहने और ऐतिहासिक विषयों पर को सामने लाने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा है कि कुछ दिन पहले झारखंड दौरे के दौरान भी उन्होंने ये बात कही थी कि झारखंड कभी बिहार का हिस्सा था, बिहार का संबंध बंगाल से और बंगाल का संबंध ओडिशा से रहा है। इतिहास के पन्नों में इन सभी क्षेत्रों का आपसी जुड़ाव साफ दिखाई देता है। और उन्होंने आगे कहा कि कलिंग, अंग और साथ ही बंग मिलकर एक विशाल अंग प्रदेश का, अंग देश का निर्माण करते हैं। चौबे ने दावा किया है कि इन क्षेत्रों के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और साथ ही सामाजिक संबंध सदियों पुराने हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए और साथ ही अपने गौरवशाली इतिहास को जानने और साथ ही नई पीढ़ी तक उसके पहुंचाने की भी अपील की है। बंगाल, उड़ीसा, ये सभी एक साथ मिले हुए थे, तो कलिंग, अंग और बंग, अंग प्रदेश, अंग देश था। इसी का पूरा, कभी त्रेता में रोमपाद जी जो अंग के राजा थे, अंग देश के राजा थे, अंग देश, उसमें बंग भी आता था, कलिंग भी आता था। वो अंग देश सबसे बड़ा देश था और अंग देश के राजा त्रेता में रोमपाद जी हुए थे, जिन्होंने यहाँ अकाल पड़ी थी इसी चंपापुरी में। ये रामायण में, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, और इसी चंपापुरी में उनका राजधानी था। और यहाँ उन्होंने जो सिंगी ऋषि को कैसे बुलवाया, और सिंगी ऋषि को ये वरदान था कि वो ऋषि जहाँ जाएंगे वर्षा होगी। दुर्भिक्ष अकाल कलयुग में पड़ा त्रेता में, जिसका वर्णन जो है वाल्मीकि रामायण में है, बालकांड में। तो बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये कहा है, और मुझे खुशी है और मुझे गर्व है कि मैं इसी भागलपुर में पला। और बचपन से जब भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में, तो मैं कहता था कि मैं अंग, बंग और कलिंग का पुत्र हूँ। तो लोग, हमने कहा कि ये तो इसकी छवि इस रेशमी शहर में, भागलपुर में दिखाई पड़ता है। तो मुझे बहुत आनंद आया ये प्रधानमंत्री जी का वो ट्रेड रूट था जिस पर आप लोगों का अब एक तरह से जनता ने आपको इशारा दिया है। स्वाभाविक है। दक्षिणा पथ मतलब साउथ, वहाँ का इशारा क्या कह रहा है? भाई पूरा देश उनके साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके नेतृत्व में जो हम सब लोगों ने देश के, आप देख सकते हैं, गंगोत्री से गंगा सागर, अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोग, भारत एक है और भारत की एकात्मता और अखंडता को बरकरार बनाए रखने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए जनता ने ये चुना है। मुझे विश्वास है कि आगे दक्षिण हो या उत्तर, पूर्व हो या पश्चिम, सबको एक साथ, और उन्होंने पूर्व को उन्होंने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी बराबर कहते थे कि विकास केवल अन्य सरकार में उधर का विकास हुआ है,
दिल्ली से लेकर उत्तर भारत, लेकिन पूर्वोत्तर भारत का विकास नहीं। अब ये आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ये अंग बंग सबका हिस्सा वही है। अंग देश और बंग और कलिंग, ये पूरा नागालैंड वगैरह भी उस समय त्रेता में ये वही हिस्सा था, ये पुराना अंग था, अंग देश। तो आज हमें गर्व है कि मैं अंग का पुत्र हूँ और हम सभी गौरवान्वित हैं कि अंग और बंग और कलिंग सब मिल करके देश के अंदर एक सुशासन, हमारी सरकार जो बनी है बंगाल में, तो सुशासन की सरकार जो राहुल ये कह रहा है उसका मतलब मिनिस्टर लोग, उसका जो ऑफिसर वो चला स्वास्थ्य मंत्री रहे, देखो तेजस्वी ने उनसे ज़्यादा विद्वान है, उनसे ज़्यादा ज्ञानवान है और उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है। और इन्हें पूछिए उनको क्या समझ रहे हैं। ठप्पा भागलपुर शहर के विक्रमशिला पुल का क्षतिग्रस्त पहुंच पथ इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। काफी भारी वाहनों की तेज रफ्तार और लगातार आवाजाही के लिए पहचानी जाने वाली ये सड़क अब बच्चों के खेल मैदान में तब्दील होती नजर आ रही है। पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण जहां एक ओर यातायात पूरी तरह प्रभावित है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय बच्चे इस सुनसान पड़े रास्ते को अपना खेल और मनोरंजन का केंद्र बना चुके हैं। शाम होते ही यहाँ का दृश्य बिल्कुल अलग दिखाई देता है। सड़क पर बच्चे क्रिकेट खेलते नजर आते हैं, कुछ बच्चे साइकिल चलाना सीख रहे हैं, कई लोग यहाँ शाम की सैर करने भी पहुंच रहे हैं। दुर्घटना के खतरे से मुक्त इस खाली पड़े रास्ते पर लोगों को कुछ समय के लिए राहत और खुलापन महसूस हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले इस सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण बच्चों को बाहर निकलने में भी डर लगता था, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। हालांकि इस बदलते हुए दृश्य के पीछे एक गंभीर समस्या भी छिपी हुई है। पुल का क्षतिग्रस्त पहुंच पथ प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। यातायात बाधित होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हाँ, यहाँ पुल पे क्योंकि यहाँ पे अभी खाली है, ट्रैफिक नहीं है, इसलिए। पहले क्या होता था? पहले यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता था, बहुत ज्यादा जाम होते थे, इसलिए। क्या कारण है खाली होने का? क्योंकि यहाँ पे पुल टूट चुका है, इसलिए। क्या नाम? सृष्टि। क्रिकेट। कहाँ पे खेल रहे हो? यहाँ पुल के पास। कहाँ खेल रहे हो? पुल टूटा इसलिए। खाली मिल रहा है ना? यस सर। खूब मन लग रहा है। पहले क्या होता था? पहले कि नहीं खेल पाते थे, खाली गाड़ी चलता था ना? हाँ। अभी पूरा शांत है, खुला हुआ मिल रहा है। यस। मजा आ रहा है। क्या नाम है? शिवशंकर कुमार। क्योंकि यहाँ पे पुल टूट गया, इसलिए ट्रैफिक नहीं होता, इसलिए साइकिल चला रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले बहुत ट्रैफिक होता था, इसलिए साइकिल नहीं चला। तो मजा आ रहा है। भागलपुर की पहचान इन दिनों सड़कों पर बिखरे कचरे और गंदगी के अंबारों से होने लगी है, लेकिन प्रशासन की इसी बेरुखी के खिलाफ अब एक युवा ने गांधीवादी संघर्ष का बिगुल फूंक दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता आलोक यादव शहर को कचरा मुक्त बनाने और नगर निगम की सुस्त कार्यप्रणाली को पटरी पर लाने के लिए 21 दिनों की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उनकी तपस्या अब धीरे धीरे एक जन आंदोलन का रूप ले रही है, जिससे नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक की नींद उड़ा दी है। घटनास्थल पर डटे आलोक यादव का कहना है कि शहर की सफाई व्यवस्था केवल कागजों और साथ ही टेंडरों तक सीमित होकर रह गई है, जबकि धरातल पर आम जनता बदबू और बीमारियों के बीच जीने को मजबूर है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब जब डंपिंग यार्ड का वैज्ञानिक निस्तारण और साथ ही हर यार्ड में कचरा प्रबंधन की ठोस व्यवस्था लागू नहीं होती, तब तक उनका ये अन्न त्याग जारी रहेगा। और जैसे जैसे अनशन के दिन बढ़ रहे हैं और साथ ही आलोक की शारीरिक स्थिति तो कमजोर हो रही है, लेकिन उनकी आंखों में अपने शहर को सुंदर बनाने की चमक और भी बढ़ती जा रही है। आंदोलन की गूंज अब गली मोहल्ले तक पहुंच चुकी है और भारी संख्या में शहरवासी उनके समर्थन में धरना स्थल पर पहुंच रहे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि जो काम वर्षों से नगर निगम के करोड़ों के बजट नहीं कर पाए, उसे आलोक ने अपनी भूख की शक्ति से कर दिखाया है। उसके बावजूद भी उतना बड़ा नाम सिल्क सिटी के भी नाम से जाना जाता है, उसके बावजूद भी इसका कोई वैसा नहीं है। और इस चीज़ को लेकर के नगर आयुक्त महोदय को 2 बार हमने पत्र लिखा, महापौर मैडम को हमने 2 बार पत्र लिखा,
लेकिन इस पे कहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। थक हार करके हमको अनशन पे बैठना पड़ा। अब कोई भी आदमी जानता है कि भागलपुर स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी में कोई भी गांव ग्रामीण का आदमी आता है, क्या लगता है वो हूब छे चले तनटा स्मार्ट सिटी में जाके देखिए की होय छे, बड़ो शहर छे। अब यहाँ करके कोई देखेगा कि शौचालय कहीं भी कर रहा आदमी, पूरा कूड़ा फैला हुआ है चारों तरफ, तो क्या मैसेज जाएगा शहर के बाहर? अगर कोई अदर स्टेट से ही आदमी आएगा तो क्या मैसेज लेके जाए, रे यार बिहार ही ऐसा है ही है। तो एक तरह छोटा सा हो जाता है। आप देखिए स्टेशन चौक पे अंबेडकर जी का मूर्ति है, वहाँ पे पूरा चारों तरफ कूड़ा फैला रहता है। थोड़ा सा आगे आइए, दीप नारायण सिंह जी का मूर्ति है यहाँ पे घंटाघर चौक पे, उतने बड़े महान व्यक्ति, तो उसके पीछे में डंप किया जाता है। थोड़ा और आगे बढ़िए, तिलका मांझी जी का जो स्टैचू है उसके पीछे में पुराना पेट्रोल पंप के पास जो है कूड़ा डंप किया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वीर कुंवर सिंह जी, वहाँ पे चारों तरफ कूड़ा छितराया हुआ रहता है। टाउन हॉल चले जाइए, टाउन हॉल के आगे में शारदा सिन्हा जी का फोटो है नीचे में लगा हुआ, बिस्मिल्लाह खान जी का है, और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर जी का भी है। लेकिन कहीं पे सब के नीचे में जो इतना कूड़ा इतना फेंकी दे सब जगह। तो मेरा यही कहना है कि परमानेंट सॉल्यूशन इसका कीजिए जल्दी, जितना जल्दी होगा। हमको कोई यहाँ खून जराने का शौक नहीं है। यहाँ सीधा है कि हम लोग बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, और जब तक नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे, एकदम नहीं उठेंगे, एकदम हुरमुट के तरफ बैठेंगे। जो होगा हम सहने के लिए तैयार हैं। किस दिन तक भूखले रहेंगे, मर जाएंगे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक नहीं होगा हम नहीं उठेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। 0 माइल से लेकर के आप पूरे भागलपुर घूम जाइए, हर एक जगह पे ऐसा स्थिति है, कूड़ा खुले में है। और स्वच्छता के नाम पे यहाँ पे जो भी फंड आया जा रहा है, जो भी यहाँ के पदाधिकारी को पैसा मिल रहा है, हम लोग के द्वारा टैक्स दिया जा रहा है और वो लोग वसूल रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहा। सभी लोग परेशान हैं। इसके वजह से कई बच्चे बीमार हो रहे हैं। पूंजीपति का तो पता नहीं, गरीब लोग जितने लोग हैं, असहाय लोग और नॉर्मल लोग भी, जो भी चल रहा है, अगर बीमारी फैल रहा है तो सबके लिए बराबर ही है। तो उस चीज के लिए कम से कम हमारा भागलपुर साफ रहे, हमारा इलाका साफ रहे, ताकि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए। रेलवे स्टेशन जैसे इन्होंने बताया, आलोक ने, और हमने भी देखा है और आप लोग भी देखे होंगे, रेलवे स्टेशन के बगल में कितना कचरा है। कोई भी लोग बाहर से आते होंगे, क्या स्थिति है वहाँ का। साफ सफाई का मुद्दा है। और हम इतना कहना चाहेंगे, हमारा आलोक भाई ने इसका शुरुआत किया, आगाज किया है। बहुत लोग का बहुत कमेंट आता है, क्या इससे कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, या नेतागिरी करने के लिए या ऐसा कुछ। हम उन लोगों को एक ही जवाब देना चाहते हैं, अगर इससे नेतागिरी कहते हैं, अगर इससे अभी के जेनजीज वाले स्टाइल में अगर बोलते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक वाले बात बोलते हैं, अगर आप भी करते हैं तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। ना ये नेता कोई करने के लिए ऐसा चीज तैयार है जो अपने समाज के लिए भूख हड़ताल करने के लिए, अपने समाज के लिए लड़ने के लिए। सभी लोग आते हैं, वादा करके चले जाते हैं, सभी लोग आते हैं, बोल करके चले जाते हैं। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि एक व्यक्ति को न्याय दिला दे। यहाँ तो हम लोग पूरे भागलपुर वासियों, लगभग कितना लाखों लोगों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। शुरुआत इसने किया और हम जुड़े हुए हैं, हमारे साथ साथ और भी लोग हैं, कई लोग पहले से जुड़े हुए हैं। और ये स्टूडेंट है और इन्होंने एक चीज शुरुआत किया है, जबकि ये खगड़िया से बिलोंग करता है, इनका घर खगड़िया हुआ, लेकिन ये भागलपुर में इसने पढ़ाई किया, भागलपुर कला से इनको प्रेम है और आगे बढ़। भागलपुर में यातायात व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने और साथ ही पुलों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया है कि शहर में जल्द ही बेली ब्रिज का निर्माण शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि सीमा सड़क संगठन यानी BRO की मुख्यालय स्तर की टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है और तकनीकी रूप में यहाँ बेली ब्रिज निर्माण को सबसे उपयुक्त माना जा रहा है। प्रस्तावित पुल की चौड़ाई 3.5 मीटर होगी, जिससे हल्के वाहन, ई-रिक्शा, बाइक और पैदल यात्रियों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। जिलाधिकारी ने कहा है कि BRO को पूरी टीम आज या कल तक भागलपुर पहुंच जाएगी और साथ ही उसके बाद निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। प्रशासन का लक्ष्य है कि 1 महीने के भीतर या उससे पहले ही पुल निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाए। डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया है कि भागलपुर में पुराने पुलों का लगातार बढ़ते दबाव के कारण लोगों को जाम और आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
टीम भागलपुर आएगी और यहाँ निर्माण कार्य शुरू होगा और आपको 1 माह के अंदर और इवन उससे पहले ही एक बड़ी सफलता आपको दिखाई पड़ेगी आम लोगों की शुरू। सर 9 भागलपुर की सुल्तानगंज नगर परिषद के चेयरमैन राजकुमार गुड्डू की 12 दिन तक चले इलाज के बाद शनिवार को पटना में मौत हो गई। रविवार सुबह हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम यात्रा सुल्तानगंज बाजार स्थित पैतृक आवास से निकाली गई। चौक बाजार होते हुए सुल्तानगंज के नमामि गंगा घाट स्थित मुक्तिधाम में दाह संस्कार आज गैवीनाथ गांव और साथ ही घाट पर किया जाएगा। सुबह से ही उनके आवास पर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी थी। जैसे ही पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए बाहर निकाला गया, माहौल गमगीन हो उठा। लोगों की आंखें नम थी और हर कोई अपने लोकप्रिय जनप्रतिनिधि को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचा था। अंतिम यात्रा में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और आम लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली है। सबसे पहले उनका पार्थिव शरीर उनके आवास के पास सत्संग मंदिर, चौक बाजार स्थित मिठाई दुकान, सब्जी मंडी, बाजार दुकान पर ले जाया गया, जहां लोगों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हजारों की संख्या में मौजूद लोगों ने कंधा देकर अंतिम यात्रा को आगे बढ़ाया है। यात्रा के दौरान राजकुमार गुड्डू अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से पूरा शहर और इलाका गूंज उठा है। अंतिम यात्रा सुल्तानगंज बाजार के विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए गंगा घाट की ओर बढ़ी है। ये घटना जो है बहुत ही दुखद है और सुल्तान के साथ साथ पूरे बिहार में इस घटना को लेकर के लोग जो है काफ़ी दुखी भी हैं और चिंतित भी हैं। गुड्डू जी एक सरल हृदय के व्यक्ति थे, सभी लोगों से मधुर संबंध, अच्छा व्यवहार रखते थे और सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से रहे। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के जो है वो वरीय पदाधिकारी भी थे और समर्पित थे। इनका एक इच्छा था कि सुल्तानगंज का जब हम सभापति बने हैं तो यहाँ का एक ऐसा विकास हो जो पूरे विश्व के लोग यहाँ आते हैं उनको अच्छा से अच्छा सुविधा दिया जा सके और जो है लोग जो है आवे यहाँ तो कहें कि नहीं सुल्तानगंज आए हैं। इसलिए करके ये घटना जो है बहुत दुखद है, जितना निंदा किया जाए कम है। और ख़ास करके हमारे इंजीनियर साहब जो हैं उनका भी मृत्यु हो गई। अब तो सरकार बहुत अच्छे तरीके से, बिहार सरकार खास करके माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी इनके इलाज में, इनके पटना पहुंचाने तक और जो है जो भी हो सका उनसे उन्होंने किया। ये हम लोगों के समाज की तरफ से जो है उनको बहुत धन्यवाद है। अब यहाँ के समाज के लोग और आम जनता यही चाहता है कि दोनों आदमी के नाम से यहाँ पे एक समाधि स्थल या उनके मूर्ति का स्थापना किया जाए और एयरपोर्ट या पुल का नाम इन लोगों के नाम पर रखा जाए। एक जो है स्वच्छ छवि और जो है सहरसा जिले के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत चंदौर पूर्वी पंचायत के बथनाहा महादलित टोला से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सरकारी विकास के दावों की पूरी पोल खोलकर रख दी है। जहां सरकार महादलित समुदाय के उत्थान और कल्याण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, वहीं बथनाहा महादलित टोला के सैकड़ों परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें ना तो नल जल योजना का लाभ मिल पा रहा, न प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा मिल रहा और न ही राशन समय पर उपलब्ध कराया जाता है। सबसे हैरान करने देने वाली बात यह है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी कई परिवार झुग्गी और झोपड़ी नुमा घरों में रहने को मजबूर है। लोगों का कहना है कि उन्हें अब तक वासगीत पर्चा तक नहीं दिया गया और सरकार की ओर से रहने के लिए भी जमीन की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है।
जिला परिषद दुकानदार संघ के युवा साथी विक्रम कुमार गुप्ता के आकस्मिक निधन पर रविवार को जिला परिषद दुकानदार संघ की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उन्हें नमन किया। संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में तथा सचिव उमाशंकर चौधरी के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित दुकानदार एवं सामाजिक कार्यकर्ता ने पुष्पगुच्छ अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से जिला व्यापार संघ के अध्यक्ष अर्जुन चौधरी, आशीष टिंकू, संजीव कुमार वर्मा और साथी रंजीत दास, प्रवीण कुमार सिंह, बड़कू सिंह, बब्बू सिंह और साथी कौशल सिंह, दीपक कुमार, सुनील सिन्हा और साथी राजेश तुलसियान और साथी दिलीप भगत, अमित भगत और साथी संजीव BOD और साथी बवाजी, डॉक्टर मुन्ना सहित अन्य लोगों ने नमन करते हुए कहा कि संघ ने एक मजबूत साथी खो दिया है। कैमूर जिले के भभुआ शहर में शनिवार को देर संध्या इमारत शरिया के बैनर तले एक भव्य और साथ ही ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के एक निजी होटल में आयोजित हुआ है, जिसकी अध्यक्षता संस्थान के चीफ मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने की है। कार्यक्रम देर रात करीब 11 बजे तक चलता रहा, जिसमें कैमूर जिले के अलग अलग प्रखंडों और दूर दराज गाँव से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। कार्यक्रम की शुरुआत मौलाना अब्दुल मजीर रहमानी द्वारा पवित्र कुरान की तिलावत से हुई है। इसके बाद मंच में कई उलेमा और साथी वक्ताओं ने अपने विचार रखे हैं। मुख्य वक्ता मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी ने अपने संबोधन में कहा कि शरिया का असल पैगाम मुसलमानों की तालीम और साथ ही अखलाक और आर्थिक बेदारी पैदा करना है। वक्ताओं ने शिक्षा की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब उसके लोग शिक्षित हों। शिक्षा ही वही ताकत है जो समाज और परिवार की दिशा को एक दशा दोनों बदल सकती है। भी हैं वो भी हमको बुलाते हैं, लोग यहाँ आकर के दौरे भी करते हैं समाज की इस्लाह। घेरा न गुजरे तो एक सवाल है कि कुर्सी में बैठकर आप कमेटी बनाकर चले जाते हैं, नहीं आवाम को पता नहीं चल पाता है। वक्फ बोर्ड में जैसे लोग हैं जिनको वक्फ करने की कुछ ही नहीं है। देखिए असल में आप सवाल की लाइन से हटते हो, वक्फ बोर्ड से हमारा कोई मामला उसकी एक अपने तहरीक से बात कर रहे हैं। भागलपुर सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय गोलीकांड मामले में बीते 12 दिनों से गंदगी और मौत से लड़ रहे सुल्तानगंज नगर परिषद के सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू का मेदांता अस्पताल में मौत हो जाने के क्रम में राजकुमार गुड्डू का शव आज ही सुबह सुल्तानगंज की उत्तरवाहिनी गंगा शमशान घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया। आपको बता दें इसी क्रम में बिहार सरकार के मंत्री श्रेयसी सिंह राजकुमार गुड्डू के घर पहुंचे और साथ ही राजकुमार गुड्डू तिलचत्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और साथ ही श्रेयसी सिंह ने परिवार वालों से मिलकर सांत्वना देते हुए कहा कि बहुत ही दर्दनाक घटना है। अपराधी को इस तरह की छूट मिलना कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं होने की बात है और साथ ही राजकुमार गुड्डू के परिवार को इंसाफ मिलने का भरोसा भी दिया गया और साथ ही भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में घुसकर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू को ताबड़तोड़ गोलियां उन पर चलाई गई थी, जिसमें नगर परिषद सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू को इस गोलीबारी में 2 गोलियां लगी थी, जो कि सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई थी। गोलीबारी की वारदात निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। इस तरह से अगर अपराधी को खुली छूट मिलती है या ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से कड़ी कार्रवाई करने का वादा भी किया और मुझे पूरा यकीन है कि सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार परिवार को जस्टिस मिलेगा एंड जस्टिस विल नॉट बी डिलेड। सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पीएम पोषण योजना के मध्याह्न भोजन में मिल रही लगातार खामियों के बीच शनिवार को कहरा प्रखंड के भी विभिन्न स्कूलों में बच्चों द्वारा पीएम पोषण योजना की मध्याह्न भोजन खाना छोड़ दिया और साथ ही हालांकि बच्चों को स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित शिक्षकों के द्वारा लाख मनाने व समझाने के बाद भी बच्चों ने भोजन नहीं किया, जिस कारण एनजीओ द्वारा विद्यालय में आपको बता दें कि परोसे गए भोजन को तत्र यत्र फेंकना पड़ गया। ताजा मामला कहरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत दिवारी पंचायत के प्राथमिक विद्यालय धकरजी और साथ ही मोहनपुर पंचायत के प्राथमिक विद्यालय दुधैला में देखने को मिला है, जहां शनिवार को एनजीओ द्वारा विद्यालय को मेन्यू के अनुसार खिचड़ी और चोखा उपलब्ध कराया गया था, जिसे बच्चों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। फलस्वरूप एनजीओ द्वारा उपलब्ध कराए गए मध्याह्न विद्यालय के किचन में ही रखा रह गया और बच्चे पढ़ाई करने के बाद घर चले गए। विद्यालय में मौजूद बच्चों द्वारा बताया गया कि एनजीओ द्वारा अच्छे भोजन नहीं बनता है और खाना कभी कभी
कीड़े तो कभी सांप जैसे जहरीले जानवर भी देखने को मिलते हैं। जिले के महेशी प्रखंड अंतर्गत बलुआहा मध्य विद्यालय में पिछले दिनों मध्याह्न भोजन में सांप की मरी हुई बच्चा देखा गया था और जिससे चखने वाले सैकड़ों बच्चे अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए थे, जिसके बाद से मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता और व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बच्चा आज खाना खाई थी, क्यों न खाई? बोलकर बोले ना खाना में अब सांप नहीं है। एक दिन मिला, उसके बाद अब सांप नहीं है। खाना अच्छा लगता है? नहीं खाएगी? कल खाई थी, आज भी नहीं खाई है। कोई बच्चा नहीं खाया है? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ घर है? कौन स्कूल में पढ़ती है? कौन क्लास में? बताइए, आपके विद्यालय में जो है MDM मतलब जो है सो अभी तक बच्चा नहीं खाया है, क्या मामला है? वही सांप वाला मामला, बलुआ वाला जो घटना है ना, उसके बाद जो बच्चा देखा है, अभी तक बच्चा कोई खाना ही नहीं चाहा। हम लोग बहुत प्रयास किए, ग्रामीण भी आए, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती जबरन नहीं कर सकते हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं, तो इसलिए बच्चा तो कोई खाने से इनकार कर रहा है। अच्छा, फिर ये मध्याह्न भोजन जो आपको दिया गया है NGO द्वारा, उसको क्या कीजिएगा? अब नहीं खाया है तो अब क्या कर सकते हैं? तो आपकी जान वो लौटा दीजिएगा या फेंक दीजिएगा? नहीं, अब तो लौटेगा ही नहीं लौटेगा। बर्बाद हो रहा है खाना, तो फिर इसके लिए जो है तो विभाग को सूचना दिए? सूचना तो नहीं दिया। कल भी आ जाएगा बंद कर देंगे तो कल भी फेंक दीजिएगा? अब देखते हैं, सूचना देना। क्या नाम है आपका? रणविजय सिंह। कौन विद्यालय है? विद्यालय। बता दो, खाना का तुम लोग क्यों बहिष्कार किया है? खाना में कीड़ा था, नीला का थी थाली में। अच्छा, कल भी नहीं खाया था? नहीं। आप तो अभी जब ठीक है खाना तो क्यों न खा रहा है? बढ़िया नहीं लगता है। कब से खाना नहीं खा रहा है? बहुत दिन से। तो खाना को फेंक देता है? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? रामराज कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हैं? खबर भागलपुर से, जहां भागलपुर जिले के कहलगांव में MGR रेल ट्रैक के पास समाज सेवी कन्हैया खंडेलवाल ने कहलगांव शहर में विचरण कर रहे निराश्रित गौवंशों के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु कन्हैया गौशाला के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। कहलगांव में 7621 वर्ग फीट भूमि में कन्हैया गौशाला निर्माण की नींव डाली गई है। गौशाला का नाम कन्हैया गौशाला रखा गया है और साथ ही आपको बता दें, जिसमें 200 गायों व गौवंशों को रखने की क्षमता होगी। गौशाला के सदस्य सुशांत पांडे ने बताया कि इस गौशाला के निर्माण के लिए गौ सेवक कन्हैया खंडेलवाल ने 7621 वर्ग फीट भूमि का उपलब्ध कराया है। गौशाला निर्माण होने के बाद इस गौशाला में बीमार, एक्सीडेंटल, गंभीर रोगों से पीड़ित और साथ ही अपाहिज आदि गौवंशों का इलाज, सेवा और साथ ही संरक्षण पोषण भी किया जाएगा। महर्षि नारद जयंती समारोह समिति अजय मेरू द्वारा नारद जयंती के अवसर पर देश में वर्तमान प्रति और साथ ही परिप्रेक्ष्य में पत्रकारिता जगत की चुनौतियां एवं उनका निवारण और साथ ही देवर्षि नारद के जीवन चरित्र के संदर्भ में सहित विषयों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि डॉक्टर सत्यनारायण कुमावत और साथ ही प्रज्ञा प्रवाह के राजस्थान के सह संयोजक समिति के अध्यक्ष सुनील दत्त जैन और मंत्री कंवल प्रकाश कृष्णानी ने देवर्षि नारद व भारत
माता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन की गई और साथ ही अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमावत ने कहा है कि मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा देवर्षि नारद की छवि एक विदूषक की बना दी गई है। नारद अपनी संवाद कला में निष्पक्ष थे और साथ ही वर्तमान में पत्रकारिता करने वालों को नारद के इसी गुण की सीखने की जरूरत है। देश में पत्रकारिता को, समाज को, राष्ट्र को और साथ ही पश्चिमी संस्कृति से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हाँ भाई साहब बताएं। आज महर्षि नारद जयंती के उपलक्ष्य में जो पत्रकार संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं यहाँ की समिति को धन्यवाद देता हूँ। ये एक बहुत स्वस्थ परंपरा अजमेर में स्थापित की गई है और अजमेर के सभी पत्रकार बंधु भगिनियों को भी धन्यवाद है कि आज बहुत अच्छी संख्या में आप उपस्थित हुए और बहुत अच्छे ढंग से विचार मंथन किया गया इस पूरी संगोष्ठी में। और आने वाले समय में पूरा अजमेर जो है वो पत्रकारिता की दृष्टि से पूरे भारत के लिए एक अनुकरणीय आदर्श बनेगा। और आप सभी पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार बंधुओं भगिनी से सबसे निवेदन है कि हम सब मिलकर के भारत माता को किस तरह से जगत गुरु के सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं, किस तरह से 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं। इस दिशा में हम सब मिलकर के काम करें और निश्चित रूप से हम सफल होंगे। धन्यवाद। हाँ जी सर। आज के कार्यक्रम में आया, बहुत अच्छा लगा। सभी तरह के पत्रकार उपस्थित थे और जिस विषय पर बोलने का मौका मिला उसमें भी इसी बात को कहा कि पत्रकारिता का उद्देश्य केवल और केवल राष्ट्र निर्माण होना चाहिए। पत्रकारिता अगर राष्ट्र निर्माण के लिए नहीं की जाती है तो उस पत्रकारिता का महत्व नहीं है। पत्रकारिता और पत्रकारों दोनों को आने वाले समय के लिए जो चुनौतियां आने वाली हैं उनके लिए भी सावधान रहना चाहिए। ये चुनौतियां सबसे बड़ी AI और उसके जो अनुषांगिक उपकरण और डिवाइसेस हैं उनसे पैदा होने वाली है। इसके लिए हमें भाषा विभेद सीखना होगा जो कई बार AI करने में विफल रहता है। अगर ये सब हम कर पाए तो इस तरह के कार्यक्रमों की सार्थकता हम सिद्ध कर पाएंगे। इसी आशा के साथ सभी पत्रकारों को ये संदेश भी दिया कि वो इस कार्य को बखूबी आगे ले जाएं और पत्रकारिता को राष्ट्र निर्माण का एक अभिन्न अंग बनाएं। धन्यवाद। देवर्षि नारद जयंती के अवसर पर आज अजमेर की धरती पर पत्रकार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें अजमेर शहर के 100 से भी अधिक पत्रकार साक्षी बने हैं। इस पत्रकार वार्ता में न केवल पत्रकार अपितु पत्रकारिता का अध्ययन करने वाले छात्र, अपितु सोशल मीडिया पर YouTube के माध्यम से अपने विचार को साझा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स, इन सब का साक्षी यह कार्यक्रम बना है। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से वर्तमान जगत में पत्रकारिता क्षेत्र में आ रही चुनौतियों के बारे में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश कुमार जी अग्रवाल ने विस्तार से बताया और पत्रकारों के समक्ष एक प्रश्न उन्होंने उत्पन्न किया कि वर्तमान स्थिति में, परिस्थिति में किस प्रकार नारद जी के प्रतिमान को स्थापित करते हुए हम सत्य बात को निर्लिप्त भाव से जनहित में, समाज हित में, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय इस रूप में कह पाएंगे, कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पेशेवराना अंदाज पत्रकारिता में आया है, जिस प्रकार TRP का एक अंधी दौड़ चली हुई है, इसमें भी सच्ची पत्रकारिता, इसमें भी प्रमाणिक पत्रकारिता, इसमें भी सच्चे मायने की पत्रकारिता का एक संदेश कुलगुरु जी ने और सत्यनारायण जी जो प्रज्ञा प्रवाह के क्षेत्रीय सह संयोजक हैं उन्होंने दिया। साथ ही उन्होंने संकेत किया कि भारत के स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 में भारत पुनः ऐसी सुदृढ़ पत्रकारिता के माध्यम से देश और दुनिया में जगत गुरु के स्थान पर प्रस्थापित होगा। इसमें पत्रकारों की अहम भूमिका है। इस प्रकार का भी संकेत उन्होंने आज यहाँ पर इस पत्रकार गोष्ठी में किया। मैं पत्रकारों के भावों को देख रहा था। जीवन भर, पूरे वर्ष भर जितनी प्रकार की समस्याओं से उनको जूझना पड़ता है, वो सारे
विचार उनके मन पर आ रहे थे और कहीं ना कहीं मंच के द्वारा, विद्वत मंच के द्वारा कही गई बातों का, उनकी उन शंकाओं का शमन हो रहा था। इस प्रकार की एक सार्थक विचार गोष्ठी का आयोजन आज अजमेर की धरती पर यहाँ पर नारद जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में किया गया। चित्तौड़गढ़ शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चर्चित कुरियर व्यवसायी एवं भाजपा नेता रमेश इनाड़ी हत्याकांड मामले में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी आरोपी राम ताराम को आखिरकार पुलिस ने डिटेन कर लिया है। करीब 6 माह से फरार चल रहे आरोपी को रविवार को चित्तौड़गढ़ शहर के आसपास से पकड़कर कोतवाली थाना लाया गया है और पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि 11 नवंबर को दिन दहाड़े कुरियर व्यवसायी की एवं भाजपा नेता रमेश इनाड़ी को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के कुछ घंटे बाद ही पुलिस ने शूटर मनीष दुबे को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर लिया गया था। इसके बाद में उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने इसे बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया था। पुलिस को रविवार को सूचना मिली थी कि आरोपी राम चित्तौड़गढ़ शहर के आसपास देखा गया। सूचना के आधार पर कोतवाली थाना प्रभारी CI तुलसीराम के नेतृत्व में विशेष टीम द्वारा गठित की गई टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को डिटेन कर लिया। खबर हनुमानगढ़ जिले के रावतसर से है, जहां पर रावतसर पुलिस ने मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक युवक को अवैध चिट्टे सहित गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, रावतसर पुलिस थाना प्रभारी ईश्वरानंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि रावतसर पुलिस थाने के SI मुकेश कुमार ने मैं टीम दौरान गश्त 18 DWD के पास अवैध 16 ग्राम चिट्टे सहित एक युवक रंगीला राम नामक निवासी वार्ड नंबर 7 रावतसर को गिरफ्तार किया है। खबर कोटा से है, जहां पर न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाद JK लोन अस्पताल में प्रसूता की मौत। सिजेरियन के कुछ घंटे बाद बिगड़ी थी 3 प्रसूताओं की तबीयत। 2 प्रसूताओं की किडनी फेलियर की भी संभावना है। सरकारी अस्पतालों में भर्ती 200 से अधिक प्रसूताओं में डर का माहौल है। कोटा संभाग के सबसे बड़े JK अस्पताल में एक महिला की मौत का मामला सामने आया है। महिला की कुछ घंटे पहले ही सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह सिजेरियन डिलीवरी के बाद 2 महिलाओं को किडनी भी फेल हो गई थी। और अभी तक जानकारी में सामने नहीं आया कि बूंदी जिला निवासी प्रिया को 8 मई को अस्पताल में भर्ती करवाया था। 9 मई को उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के कुछ घंटे बाद ही देर रात को उसकी मौत हो गई। हालांकि अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर निर्मला शर्मा ने बताया है कि जिस महिला की मौत हुई है उसे हार्ट संबंधी प्रॉब्लम थी, जिसका दूसरे डॉक्टर्स ने इसे उपचार करवाया था, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका है। 24 घंटे का और वो अब खा पी भी रही है, तो उसको ICU की अब आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरे को टीम ने बताया है। ये चंद्रकला के लिए सुशीला का जहाँ तक सवाल है, वो बिल्कुल स्टेबल है, वो भी खा पी रही है। उसको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ रही है, उसका यूरिन आउटपुट नहीं आया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें अब नॉर्मल हो चुकी हैं। और रागिनी जो पेशेंट है उसका डायलिसिस अभी चल रहा है और उसकी भी जनरल कंडीशन इम्प्रूविंग है, लेकिन अभी वो ICU से बाहर आने योग्य नहीं है। सर, अभी तक जांच कमेटी में कुछ निर्णय आ पाया, क्या कारण रहे, क्या कुछ? जांच अभी भी चल रही है, क्योंकि कुछ केसेस JK लोन में भी आए हैं, तो जांच कमेटी वहाँ की भी जांच कर रही है। तो जांच कमेटी का जैसे ही कुछ निर्णय आएगा तो आपको। सर, अभी जो आपकी जो 6 सदस्यों की जो जांच कमेटी है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है, तो क्या रहा रिपोर्ट में? वो सरकार के पास भेज रहे हैं, भेजी है, तो उसमें कुछ तो उसमें सरकार के स्तर पर अपेक्षित है। सर, संविदा डॉक्टर जो श्रद्धा उपाध्याय थे, उन्होंने काउंटर किया है, उसके जांच लगी हुई थी मामला। ड्यूटी रोस्टर जो उपलब्ध कराया गया था, उस दिन वो ड्यूटी पर थी, वो खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं कि वो ड्यूटी पर थी। और ऐसा है कि अगर वो ड्यूटी पर हैं तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वो एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में जो रेजिडेंट हैं वो काम करते हैं। सर, उनके अंडर में सिर्फ एक ऑपरेशन आया था जो बात सामने, बाकी अन्य मामलों में उनके खिलाफ किसी को एक्शन होगा या क्या? वो जांच कमेटी की जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। सर, अभी ये जैसे 4 तारीख की जैसे आप बता रहे हैं कि भाई उनके रोस्टर में उनका नाम था, है ना, तो ऐसे अगर ये बता दें कि भाई 4 तारीख के दिन ऑपरेशन में कौन कौन डॉक्टर थे, नाम, है ना, और कौन कौन रेजिडेंट थे और कौन कौन नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग ऑफिसर था,
वो जांच कमेटी के पास में सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो उन्हीं के पास में उसकी तो वो सूचना। नाम तो कम से कम हमको भी मिल जाए ना, नाम क्या क्या कहते हैं कि हम भी पता लग जाए कि वो नाम जांच क्या था। कमेटी को आपको बात करनी पड़ेगी। जांच कमेटी में, तो जांच कमेटी में जो है आरपी मीणा जी, वो कहते हैं कि मैं आपसे बात करूं, आप कह रहे हैं उनसे बात करूं। उसके लिए जांच कमेटी को ही आपको देखना पड़ेगा। सर जेके लोन वाला मामला वैसे ही क्या लगता है? इसकी भी वही कमेटी वहां जाकर के जांच कर रही है, तो वो क्या रिपोर्ट आती है उसके हिसाब से आगे बढ़ पाए। सर अभी ये अपने ये शासन सचिव जो हैं राठौड़ जी, मैडम गायत्री राठौड़ जी, उन्होंने एक कल निर्देश जारी किए थे कि सभी अस्पतालों में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे होंगे, तो प्रोटोकॉल आज से लागू कर दिया हुआ, तो वो क्या है प्रोटोकॉल सर? उसके लिए हमने जो संस्थान की जो फार्माको विजिलेंस कमेटी है, उसको हमने निर्देश दे दिए हैं, वो सब जगह जाकर के और इस प्रोटोकॉल को देखेंगे। मतलब किस तरह के प्रोटोकॉल होते हैं? हाँ, ये उनका काम है कि वो क्या बताना चाहते हैं। मतलब इस संबंध में किससे बात कर सकते हैं, या कोई इसकी गाइडलाइन की जानकारी दे सके कि भाई प्रोटोकॉल। खबर कोटा से, जहां एरोड्रम चौराहे के पास ग्लास के शोरूम में लगी है भयंकर आग। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर और साथ ही हाइड्रोलिक दमकल भी मौके पर पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर कोटा से है, जहां जेके लोन में एक और मौत। आपको बता दें 2 दिन तक बिगड़ती रही हालत। किडनी फेलियर छिपाने के आरोप के बीच पिंकी महावर ने तोड़ा है दम। हालात हाथ से निकलते ही तो देर रात एसएसबी भेजा और साथ ही वॉलंटियर पर वेंटिलेटर पर मौत हो गई। आपको बता दें कि जेके लोन में फिर उठे सवाल। यूरिन बंद, बीपी लो, 2 ऑपरेशन के बाद भी आईसीयू में रखा, आखिर क्यों छुपाया केस? 2 दिन तक हालत बिगड़ती रही, फिर आनन फानन में एसएसबी रेफर। कोटा के अस्पतालों में माताओं की मौत का सिलसिला जारी है। पिंकी महावर की मौत के बाद फिर घिरा जेके लोन प्रशासन। बताइए क्या नाम है आपकी पत्नी का, क्या घटना काम हुआ? मेरी पत्नी का नाम है चंद्र प्रकाश, नहीं पिंकी महावर, मेरा नाम चंद्र प्रकाश। हम जेके लोन गए थे डिलीवरी कराने, जब हम सब मतलब पूरी जांच वाचे सब नॉर्मल थे, हमारे को लेके गए। फिर उसी दिन ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद डिलीवरी होगी। फिर उसके बाद 1 दिन रहे हम, फिर वापस बाथरूम नहीं आया। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद फिर दोबारा हमारे से बोला कि ऑपरेशन होगा, बाथरूम नहीं आ रहा उनके। फिर उसके बाद वापस ऑपरेशन करा। फिर उसके बाद फिर आए, ब्लड जम रहा है पेट में, जो पेट में साफ करा। फिर उसके बाद फिर आए, फिर बच्चेदानी निकाली। फिर 2 दिन तक उसको डिब्बे में रखी। फिर उसके बाद वेंटिलेशन में चढ़ा दिया। हाँ, वेंटिलेटर। फिर हाँ, अभी जेके लोन से रेफर करे मेडिकल कॉलेज। मेरे 8 तारीख को हुआ था, फिर 9 तारीख को हुआ था। अभी बहुत सीरियस है, वेंटिलेटर पे अभी जेके लोन में। तो पहले तो नहीं बताया ऑपरेशन की, पहले बड़े अच्छी लेते आपके घर वाले? हाँ, नॉर्मली लेके गए था मैं। बिगड़ रही है? ये ऑपरेशन करने के बाद ही उनके टॉयलेट नहीं आया, यूरिन नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया सर। नॉर्मल थी, पहले राजदीप में कराए थे हमने डिलीवरी, और इस बार जेके लोन में। हाँ, राजदीप में। सरकारी में विश्वास है, इस वजह से बहुत ज्यादा। चंद्र प्रकाश महावर। पति हो ना आप उसके? पिंकी के पति हो ना? हाँ, पिंकी का पति हो, श्री रामनगर कॉलोनी। क्या कहते हो? खबर कोटा से, जहां कोटा की जेके लोन हॉस्पिटल में 24 घंटे में दूसरी मौत सिजेरियन डिलीवरी के बाद बिगड़ती तबीयत। परिजन बोले मामला दबाने के लिए 2 दिन वेंटिलेटर पर रखा गया।
खबर कोटा से है, जहां पर आपको बता दें कि कोटा के अस्पताल में प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का हमला। कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौत को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम ने मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा कि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं संभालने में पूरी तरह विफल साबित हो रही है। आगाज टाइम से खास बातचीत में राखी गौतम ने कहा कि कोटा के अस्पतालों में लगातार महिलाओं की मौत हो रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय सांसद, मंत्री और विधायक अस्पतालों की बिगड़ती व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पहले न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के मामले में सामने आए थे और अब जेके लोन अस्पताल में भी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। अभी हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज कोटा में, सुपर स्पेशलिस्ट जो कि माना हुआ हमारा कोटा का एक हॉस्पिटल है। यहाँ पर प्रसूता है कि मौतों का सिलसिला अभी तक जारी है। जांचें होती है, जांच करे जाती है, उसके बाद ही प्रसूताओं की मौत होती है। 2 मौतें 24 घंटे में हुई, उसके बाद एक मौत फिर हुई। वहीं फिर रात को एक प्रसूता जिसकी भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किडनी फेल होने और पेशाब रुक जाने के कारण यह मौतें हो रही है। जांचों का सिर्फ एक ढोंग लगा जा रहा है। और अभी हम देख सकते हैं यहाँ धरने पर बैठे हुए कांग्रेस जिला शहर अध्यक्ष राखी गौतम। हम राखी गौतम से बात करेंगे और बताएं पूरा मामला, जानेंगे क्या है मामला, क्योंकि शुरू से ही इनका विरोध करती आई है, इनका पक्ष लेती आई है। अब मैडम बताइए किस तरह का ये मामला है, क्या है और किस तरह का रूप लेता जा रहा है रूप पे? इस बच्चे की शक्ल देखें आप पहले जी। इसका क्या दोष है? इसका क्या दोष है मुझे ये बताएं, इस बात की जवाबदारी तय करें। इसका क्या दोष है कि इसने अपनी आंखें खोलने से पहले इसकी माँ को खो दिया? इसका क्या दोष है? उन सभी माओं का क्या दोष है जिन्होंने अपनी बेटी यहाँ पे हंसते खेलते भेजी है? यहाँ पे हमारे इस बच्चे की नानी ये भी है यहाँ पे। अब देखिए उनका खुद का क्या दोष है? कल सारी दुनिया देश भर में मातृ दिवस मनाया जा रहा था और ऐसे में एक माँ ने अपनी जान खो दी, एक माँ ने अपनी जान का टुकड़ा खो दिया। इसका क्या दोष है मुझे ये बताइए। आपने शुरू से ही प्रदर्शन किया है, आपकी तरफ से यहाँ की टीम आई थी, वो क्या करके गई, क्या रिपोर्ट दी उन्होंने? देखिए उन्होंने रिपोर्ट दे दी है और उन्होंने भी यही कहा है कि हम जुडिशली मांग कर रहे हैं, जांच के लिए जुडिशली जांच हो इस पूरे प्रकरण की और जवाबदारी तय हो कि ये किस वजह से हो रहा है। यस, गलत ड्रग्स दिया जा रहा है, दवाएं गलत लग रही है, कारण अब तक क्यों नहीं तय हुआ है, इस बात के जवाब दे। चिकित्सा मंत्री यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों डर रहे हैं? क्या इन आम महिलाओं के मारे वो डर रहे हैं जिनका उन्होंने वोट लेके वो चिकित्सा मंत्री बने हैं, विधायक बने हैं? इस बात की जवाबदारी तय करें। शहर के जनप्रतिनिधि कहाँ है, मुझे इस बात का जवाब दे। यहाँ कैसे फोटो खिंचाने के लिए आए और हंसी टिटोली करके चले गए? एमएलए, एमपी, मंत्री सब यहाँ के हैं, सरकार इनकी है, तब भी अब तक कोई जवाबदारी तय नहीं हुई है। न तो कोई चिकित्सा कर्मी स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए जब इतनी मौतें निलंबित किए हैं, जो नोटिस भी किया उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए जो निलंबित हुए, जो नोटिस दिए, ठीक है, हमें कोई वो नहीं है किसी से। यदि गलती की है तो वो निलंबित होना है, लेकिन खाली उनकी गलती थी ये इन्होंने कैसे तय कर लिया? ये इन्होंने कैसे तय कर लिया कि खाली उन्हीं की गलती थी? दवाइयों का दोष है या दवाइयों का दोष है, शुद्ध रूप से दवाइयों का दोष है। उस दौरान जो चिकित्सा कर्मी थे उन सबका दोष है, मैं तो ये कहूंगी। इन सबके दोष की प्रक्रिया के लिए हम जुडिशियली जांच चाहते हैं और वो जल्द से जल्द हो। और आपके माध्यम से मैं आम आदमी से भी अपील करना चाहती हूँ कि ये एक पिंकी की बेटी है, लेकिन कल हो सकता है आप में से, हमारे में से ही कोई ना कोई, किसी न किसी की पिंकी होगी। ऐसा हुआ कि 4 तारीख से जब डिलीवरी हुई उसके बाद घटनाएं सामने आने लगी और आज 11 तारीख हो गई है। 11 तारीख तक कोई जवाबदारी तय नहीं हुई है। शुद्ध रूप से फेल है ये सरकार डबल इंजन की, और डबल इंजन की सरकार में बैठे हुए सभी पदाधिकारी, एमएलए, एमपी, मंत्री सब, और केंद्र में भी सब। अब हम बात करते हैं पिंकी के परिजनों से, वो भी क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर। ये भी आए हुए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। हाँ जी बताइए, आप पिंकी की क्या लगता है?
सकते नानी हो आप, क्या कहना चाहोगे आप? ऐसा क्या हुआ वहाँ पर जेके रोड में, ऐसा क्या हुआ? ऑपरेशन कर दिया, 24 घंटे में सुबह दूसरा ऑपरेशन कर दिया, जैसे दारू निकाल दी, बहुत गंदी हालत है किसी बच्ची की, बहुत तरफ से मेरी बच्ची। नाम क्या आपका? बहन हो आप, तो आप क्या कहना चाहिए? लापरवाही हुई है या मतलब डॉक्टर की लापरवाही है? उनको कहना चाहिए था भाई आपसे नहीं संभल रहा केस, तो आप बोल सकते थे भाई आगे ले जाते, पर उन्होंने सब बोला नहीं कुछ भी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, न उसका ब्लड रुका, न उसका पेशाब आ रहा, जगह जगह छेद कर दी, उसकी हालत बहुत खराब उसकी, संभाला नहीं टाइम पे। देखिए इनका कहना है कि संभाला नहीं टाइम से, क्यों नहीं संभाला, ये एक सवाल है। 11 दिन हो चुके, आज 6 प्रसूताएं जो कि एडमिट थी उनमें से 4 की एक्सपायर हो गई है। और आज ये कांग्रेस के नेतृत्व में सभी महिलाएं मरीज सब बैठे हुए हैं और विनती कर रहे हैं सरकार से कि आए सुने हमारी चिकित्सा मंत्री से भी, लेकिन कोई भी अभी तक इतना बड़ा मंत्री कोई नहीं आया। सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष और 2 मंत्री, शिक्षा पंचायत राज मंत्री और ऊर्जा मंत्री जरूर आए, और यहाँ के विधायक संदीप शर्मा वो एक दिन आके चले गए और अस्सी टिटोली की बात कर रहे हैं, ये वो भी करके गए हैं। यहाँ के प्रिंसिपल है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे, और अब ये लग रहा है कि यहाँ प्रसूताओं की जो मौतें हो रही है उस कारण से यह मरीज भी कम आते जा रहे हैं, और शायद वो प्राइवेट हॉस्पिटल या किसी का भी सहारा रह रहे हैं। अब मौतों का सिलसिला कब रुकेगा ये तो भगवान ही बचाएगा, लेकिन इनको कौन बचाएगा? ये सरकार अभी तक गूंगी बहरी हुई है और बिल्कुल ही रहेगी। इतनी मौतों के बाद ये जगी नहीं है। मैं लोके जोशी, आगाश टाइम न्यूज चैनल से, कोटा से दुष्यंत राजस्थान हेड के साथ टाइम से अभी हम खबर झालावाड़ से है, जहां पर बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि झालावाड़ के समीप नेशनल हाईवे 52 पर बीती देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर हरिया खेड़ी के खीमच के बीच एक अनियंत्रित ट्रोले ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल चौकी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार खीमच गांव निवासी राहुल पुत्र हरि सिंह अपने मित्र लकी पुत्र शिव शंकर के साथ हरिया खेड़ी से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रोले ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े हैं। हादसे के बाद ट्रोला चालक मौके से अपना वाहन छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रोले को कब्जे में ले लिया है और चालक की तलाश शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ के बहुचर्चित रमेश इनाड़ी हत्याकांड की खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर रविवार को कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली और आपको बता दें हत्या के आरोपित राम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मामले के मुख्य आरोपी राम को पुलिस ने सोमवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय ने उसे 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस थाना रविवार को संगम मार्ग क्षेत्र से राम को डिटेन किया था। प्रारंभिक पूछताछ के बाद शाम उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार को भारी पुलिस जाब्ते के साथ आरोपी को न्यायालय पेश किया गया है और पुलिस ने न्यायालय से आरोपी का पुलिस रिमांड मांगा है, ताकि हत्या के पीछे की वजह, घटनाक्रम में शामिल अन्य लोगों की भूमिका, उपयोग का खुलासा तथा मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय के आरोपी राम को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजने के लिए आदेश दिए हैं। आरोपी को न्यायालय ले लाए जाने के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और मामले को लेकर शहर में लगातार चर्चाओं का दौर जारी है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।